आज के चर्चाकार में हमारे साथ हैं प्रोफेसर देव शंकर नवीन। प्रोफेसर देव शंकर नवीन जेएनयू से हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। आप मुझे बहुत ज़्यादा इनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद कैलाश जी। आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर ललितेश मिश्र जी, प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन झा जी, प्यारे मित्र डॉक्टर तारानंद वियोगी, प्रिय अनुज डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी, और इस व्यवस्था से जुड़े सभी शिक्षा प्रेमियों, मैं फोक ब्रेन और कैलाश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इस विषय पर चर्चा करके और यह सोशल मीडिया के द्वारा भी लोगों तक पहुंचाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। इस इच्छा का मूल कारण यह था कि थोड़े दिनों पहले, शायद एक साल या 1.5 साल पहले, आप में से बहुत सारे विद्वानों ने रोमिला थापर का एक लेख पढ़ा होगा, दे क्रिएट मिथ एंड कॉल इट हिस्ट्री। यह प्रथा बड़ी जोर शोर से हमारे समाज में लंबे समय से चली आ रही है और मंडन मिश्र के संबंध में जिस तरह से बातें की जाती रही हैं, जिस पर जैसा कि इस चर्चा से बाहर ऑफ द रिकॉर्ड प्रोफेसर ललितेश मिश्र जी कह रहे थे कि मैं और तारानंद वियोगी ने लंबे समय पहले इन विषयों पर दोस्ताना भाव से चर्चा करते करते आपस में जब विवाद शुरू किया कि ये कैसे, तर्क वितर्क शुरू किया था कि ये कैसे संभव है, तो जितनी दंत कथाएं फैली हुई थी उन्हीं दंत कथाओं पर हम दोनों लंबे समय से इस पर चर्चा करते रहे। प्रसंग बस आप लोगों को ये जानकारी यहाँ से देना शुरू करूँ कि सन 2018 में यहाँ ICPR के सहयोग से उन्होंने कुछ 1 लाख रुपए मुझे दिए थे ब्रह्म सिद्धि पर एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए, जो JNU में आयोजित मैंने किया था। और उस पर ये 2 विद्वानों ने बहुत 1 सप्ताह तक पूरे ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की और उसी का परिणाम है कि इन दिनों मेरे साथ एक मेरा शोधार्थी ब्रह्मसिद्धि दार्शनिक पाठ के अनुवाद की समस्याएं, ब्रह्मसिद्धि के अनुवाद के विशेष संदर्भ में इस पर PhD करवा रहा हूं। ये विवाद सब के सब जो आज हम चर्चा करने के लायक भी हुए हैं, आप में से सारे लोग टेक्नोक्रेट हैं। सन 2018 से पहले जब कभी आप गूगल पर मंडन मिश्र का नाम टाइप करते होंगे तो वे केयर ऑफ सुरेश्वराचार्य या केयर ऑफ शंकराचार्य नाम आता था। मुझे खुशी है कि सन 2018 में जब इस विषय पर यह कार्यशाला आयोजित की तो कम से कम ICPR के लोग जो देखने आए थे उन्होंने भी कहा कि आज तक तो ICPR की जिंदगी में ऐसा वर्कशॉप नहीं हुआ जिसमें ये 100-125 के आसपास प्रतिभागी ये लगातार 7 दिन बैठे रहें। तो उसकी परिणति जो आई वो यही आई कि ब्रह्मसिद्धि पर इन दिनों हम लोग काम कर रहे हैं। ब्रह्मसिद्धि के एक कांड का इन दिनों बनारस के एक विद्वान ने जो मोटा सा 500-600 पेज का उस पर जो भाष्य लिखा है, वह मेरे जैसे हिंदी जानने वाले लोगों के लिए भी उस भाष्य की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि वह भाष्य लिखा किस लिए गया है, पर थोड़ा पीछे चलता हूं। 2018 से पहले सन 2011 में जब कृति रक्षण पत्रिका एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से छपती है, उसमें मंडन पर इन सारे प्रसंगों में जब मेरा लेख आया था, तो जिस दिन पत्रिका मेरे हाथ आई उसके अगले ही दिन केरल से एक फोन आया कि इस लेख का मैं मलयालम में अनुवाद करना चाहता हूं। मैंने आनन फानन
उनको स्वीकृति दी और 15 दिन के भीतर मलयालम में उसको छाप करके लोग ले आए। लेकिन सन 2013 या 12 में साहित्य अकादमी ने सहरसा कॉलेज सहरसा में जहाँ के मंडन मिश्र थे वहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर महिषी के, जो संयोग से डॉक्टर तारानंद वियोगी का जन्म स्थान है और मेरी मातृभूमि है, मेरा ननिहाल है, उस गांव के मंडन मिश्र के लोग इस तरह से जड़ीभूत हैं कि उन पर जो बात मैं आज कहूंगा या उस लेख में कह चुका था वो कह चुका वहां सहरसा में, और मेरा अनुमान था कि इसके बाद सहरसा के लोग मुझ पर लाठी लेके टूटेंगे। और संयोग से उस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर ललितेश मिश्र कर रहे थे, पर मेरा भाषण समाप्त होने के बाद पुनः वही के वही गीत बाकी सारे लोग फिर से गाने लगे, जबकि उससे पहले डॉक्टर तारानंद वियोगी ने, मेरा ख्याल है सहदेव झा के साथ एक फुल फ्लेज्ड पूरी तरह से मुकम्मल एक किताब सारे विवादों के सारी किंवदंतियों को खंडित करके लोगों के सामने रख दिया था, पर उनके दिमाग में कोई बात नहीं आई। अब जहां से बात ललितेश जी ने शुरू की उधर मैं थोड़ा सा जाता हूं कि मुझे अब तक मिथिला और मैथिल के विद्वानों और वीरों की जितनी जानकारी है, यहाँ इतिहास से जुड़े कई विद्वान लोग बैठे हैं, गलती होगी तो क्षमा कर देंगे आप लोग, मगर राजा शिव सिंह के अलावा मिथिलांचल के एक भी विद्वान और एक भी वीर की मेरे कानों तक यह सूचना नहीं पहुंची कि वे अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ने के लिए आगे आए। शिव सिंह ने जब पिता के कार्यकारी राजा थे उसी समय फिरोज शाह को उन्होंने कर देना बंद कर दिया था, जिसके अपराध में उनको पकड़ कर लाया गया। अब लोग चर्चा करते रहे कीर्ति सिंह की, लेकिन सन 1362 में लिखी गई कीर्तिलता किताब में स्वयं विद्यापति ने विसर्ग की तरह कीर्ति सिंह का उपयोग किया है। क्या करते, कीर्तिलता लिखी जा रही है, वह एक इतिहास की किताब है, आप पूरी किताब पढ़ आइए तो सारा काम तो किया फिरोज शाह के सैनिकों ने, थोड़ा बहुत कीर्ति सिंह अपना उसके पीछे पीछे करते रहे। तो मिथिला में ये मैथिलों को अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ने और अपने नायकों का सम्मान करने की आदत मैथिलों को नहीं है। वे स्वयं संस्कार के हम मैथिल हैं, मैं मिथिला का वासी महान, ये सब करते रहेंगे, लेकिन मिथिला है क्या ये जानने की उनके पास कोई जिज्ञासा नहीं है। आप ढूंढना शुरू करेंगे तो मुझे लग रहा है कि शायद 10,000 में कोई एक व्यक्ति मिले जो आपको अयाची के संबंध में कुछ बताएं। वो अयाची रटते रहेंगे कि अयाची के 1.25 कट्ठा बाड़ी के साग से ही उनका गुजारा होता था। भाई वो अयाची इसलिए अयाची नहीं थे, अयाची ने काम क्या किया, तो यह काम मंडन मिश्र के संबंध में तारानंद वियोगी, जो वियोगी का गांव बड़े भारी पंडितों का गांव है, जिनसे हाथ जोड़ जोड़ के कई बार हम लोगों ने प्रार्थना की कि भाई ब्रह्म सिद्धि की आप व्याख्या कर दीजिए। एक तो दिक्कत बंधुगण इधर के समय में यह भी हुआ है कि प्राचीन समय में संस्कृत केवल भाषा नहीं थी, वह ज्ञान की भाषा थी, और सारे के सारे ज्ञान साहित्य संस्कृत में ही होते थे। अब भाषा अलग हो गई है और ज्ञान अलग हो गया है। तो जितनी रचनाएं ब्रह्म सिद्धि 1984 में छपी, भावना विवेक जो 6 रचनाएं हैं मंडन मिश्र की, 1922 में भावना विवेक छपा, मीमांसानुक्रमणिका 1930 में, विभ्रम विवेक 1932 में, विधि विवेक 1907 में और स्फोट सिद्धि 1931 में। ये 6 के 6 7वीं शताब्दी की रची हुई चीजें हैं जो
हमारे सामने हैं, ये सब के सब दर्शन प्रधान किताबें हैं। आज जिनको संस्कृत आती है उनको दर्शन नहीं आता, और जिनको दर्शन आता वे अंग्रेजी माध्यम से दर्शन पढ़ते हैं, उनको संस्कृत नहीं आती। नतीजा ये है कि पंडितों के सामने हाथ जोड़ने का मेरा प्रयास, योगी का प्रयास निरर्थक गया। उन्होंने, किसी ने इन चीजों पर चर्चा नहीं की। सन 1919 में मंडन शंकर शास्त्रार्थ के किंवदंती को तोड़ दिया गया था एक लेख द्वारा। एस.एन. दास गुप्ता ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी में इस हास्यास्पद प्रसंग को खंडित कर दिया था कि मंडन और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ और मंडन हार गए। बावजूद इसके सन 1930 में जब मीमांसानुक्रमणिका संपादित कर रहे थे महामहोपाध्याय सर गंगानाथ, अब उनसे बड़े विद्वान कौन होंगे, उन्होंने वही गीत गाया। और 1966 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था तो उसमें भी उन्होंने वही गीत गाया। अब आप देखें कि कुप्पू स्वामी ने मंडन मिश्र का काल 615 से 695 तय किया है और शंकराचार्य का समय 632 से 664 तय किया गया है। निश्चय ही शंकराचार्य मंडन मिश्र से ये 17 बरस छोटे थे। जब ये 2019 में मैंने एक लेख पोस्ट किया अपने ब्लॉग पर कि मंडन को छोटे किए बिना भी शंकराचार्य बड़े ही रहेंगे, और उसमें अभी जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ यही सवाल सब किए, तो एक व्यक्ति ने उस पर सवाल ये अपनी टिप्पणी डाली कि कभी अपने मैथिल अनुराग से भी मुक्त होइए। उनको मेरे सवालों का जवाब नहीं था। अब सवाल ये है कि मात्र 32 वर्ष की आयु शंकराचार्य को मिली और उस 32 वर्ष में माधवाचार्य ने सारे जो पागलपन इस देश में हो रहे हैं उसकी जड़ है यह किताब। माधवाचार्य लिखित, जो विद्यारण्य स्वामी भी कहे जाते हैं, ये श्री शंकर दिग्विजय, इस किताब के लिखने का उन्होंने भूमिका में स्वयं उल्लेख किया है। इनका आदि स्रोत है अनंतानंद गिरी। 12वीं शताब्दी में अनंतानंद गिरी द्वारा 1200 ईस्वी में लिखी गई किताब शंकर विजयः, और 1350 में माधवाचार्य ने यह किताब लिखी। और मंडन मिश्र हैं 7वीं शताब्दी के। जैसा कि अभी कहा कि कुप्पू स्वामी ने इनका समय बताया 632 शंकराचार्य का, और ये बता रहे हैं इस किताब की भ्रामक और ये निरर्थक बातें कितनी हैं इसमें, ये अभी मैं उल्लेख कर रहा हूं कि शंकराचार्य का समय इन्होंने तय किया है 788 से 820। अब आप देख लीजिए, तो इस तरह से तो शंकराचार्य मंडन मिश्र के समय में थे ही नहीं। इन्होंने कितना इसको वैभवपूर्ण और ये अपने विद्वानों को ये इस किताब की भूमिका में इन्होंने उल्लेख किया है कि आचार्य शंकर को इन्होंने महादेव का, शंकर का, शिव माने शंभु का अवतार माना, और भगवान विष्णु का अवतार बताया पद्मपाद को, और ब्रह्मा का अवतार बताया सुरेश्वराचार्य को, और बाद में बहुत कृपा पूर्वक उसी ब्रह्मा का अवतार बताया मंडन मिश्र को, और सरस्वती का अवतार बताया उभय भारती को, जिन्हें हम मैथिल भारती कहकर संबोधित करते हैं। मुझे सीरियस डाउट है, क्योंकि और तो कोई जगह कोई संदर्भ मिलता नहीं कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती थी।
इतिहास में कहीं इसका कोई जिक्र मुझे नहीं मिलता। अब विद्वानों को मिला होगा तो अभी हम सुनेंगे और हम ढूंढने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि इस किताब में माधवाचार्य ने किसी समय भारती को उभय भारती कहते हैं, कभी सरस्वती कहते हैं, कभी शारदा कहते हैं। तो इतने सारे नाम मंडन मिश्र की पत्नी के कैसे हो गए? और मित्रों, अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि जो विचार अपने विरोधियों से नहीं मरते, वे विचार अपने समर्थकों की भक्ति से मर जाते हैं। मतलब जो विरोधियों के विरोध से नहीं मरते, वे समर्थकों की भक्ति से मर जाते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं, स्वयं मार्क्स को देख लीजिए। मगर ये मंडन मिश्र के साथ जो अभद्रता माधवाचार्य ने की वो तो की ही है, सबसे बड़ी अभद्रता तो इन्होंने शंकराचार्य के साथ की है। जो शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में बेचारे जीवन भर जो सन्यासी रहे, उनको ले जाकर के परिस्त्रीगामी बना दिया। यदि हम अद्वैत वेदांत की ही बात करें तो अद्वैत में मेरा मैं क्या है, मेरा शरीर या मेरी आत्मा? और यदि मैं अपनी आत्मा से परकाया प्रवेश अमरूक के शरीर में मैंने कर लिया, तो फिर मैंने शंकराचार्य का मैं शंकराचार्य रहा या अमरूक हो गया? और उनसे जो जिस तरह का परिस्त्रीगामीपना उनसे कराया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये 1350 में जब विद्यारण्य स्वामी ने यह किताब लिखी और शंकराचार्य तब तक जीवित रहते, तो इस किताब के कारण शंकराचार्य आत्महत्या कर लेते। ऐसे ऐसे लोग यदि विद्वानों की श्रेणी में आते हैं और पीढ़ियों को बहकाते हैं, और हमारे मैथिल जन तो इसमें बहकने में बहुत आगे रहते हैं। इनको तो आलस से बस इनको भोजन मिल जाए, इनको कुछ आमदनी हो जाए, और ये एकमात्र कारण है महिषी के लोगों का कि इनको आमदनी हो रही है शंकराचार्य को से मंडन मिश्र को पराजित कराने में, इसलिए वे इस पथ से हटना नहीं चाहते। आप देखिए, इतिहास के भाई शैलेंद्र मोहन जी बैठे हैं। व्यास का जो बादरायण हैं, उनका काल लगभग ईसा पूर्व 900 से ईसा पूर्व 3140 के आसपास तक का काल अभी सुनिश्चित तो है नहीं। ये ईसा पूर्व 900 से ईसा पूर्व 3140 के बीच व्यास का समय डोल रहा है। और जब शंकराचार्य को विद्यारण्य स्वामी ने मंडन मिश्र के घर पहुंचाया, उससे पहले शंकराचार्य कुमारिल भट्ट से मिल चुके थे, मंडन मिश्र के गुरु से, और कुमारिल भट्ट ने इनको आगे बढ़ा दिया कि मुझसे शास्त्रार्थ मत कीजिए, आप मंडन मिश्र से कीजिए। और जब वहां पहुंचे तो वहां वे देख रहे हैं कि मंडन मिश्र के द्वारपाल ने उनका फाटक नहीं खोला। भाई, कौन सा किला था मंडन मिश्र का? और मंडन मिश्र क्या इतने जमींदार स्वभाव के थे कि उनका फाटक नहीं खुला? तब शंकराचार्य, इस सारी बात मैं इस किताब के अनुसार कर रहा हूं, वायु मार्ग से अपने शिष्य समेत मंडन मिश्र के आंगन में पहुंचे तो वहां देखा कि बादरायण और जैमिनी बैठे हुए हैं। दोनों का काल फिर से कह रहा हूं, ईसा पूर्व 900 से ईसा पूर्व 3140। वहां मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कराया, भारती से शास्त्रार्थ कराया, जो कि मंडन मिश्र की पत्नी थी, कही जाती हैं इस किताब के अनुसार। अब इनको भारती को जूरी बनाया, और जूरी में भारती ने क्या किया कि दोनों के गले में माला डाल दी कि आप दोनों शास्त्रार्थ कीजिए, मेरे पास आश्रम का बहुत काम है, और जो जीत जाएंगे उनके ये जो हार जाएंगे उनके गले की माला सूख जाएगी। भाई, तर्क की बात है, जीतने के बाद मनुष्य के शरीर का तापमान बढ़ता है, उस उष्मा से माला सूख सकती है, तो जीतने वालों की माला सूखनी चाहिए। दूसरी बात कि भारती जैसी विदुषी, मंडन मिश्र जैसे विद्वान यदि भारती विदुषी थी तो, अव्वल तो है नहीं, और यदि विदुषी थी तो उनका कुछ लिखा, गार्गी का लिखा हुआ है हमारे सामने।
मंडन मिश्र, ये भारती का लिखा हुआ क्या है? किसी को कोई पर्ची मिली है? तो यदि विदुषी थी भारती, तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य जैसे दो महान विद्वान शास्त्रार्थ कर रहे हैं, भारती के सामने इससे भी बड़ा काम क्या आ गया कि वो माला डालकर चली गई। और जब हार गए इस किताब के अनुसार, मैं तो तैयार ही नहीं हूं यह स्वीकार करने के लिए कि शास्त्रार्थ हुआ, चर्चा हुई होगी, और ऐसे पतित लोग आज के होते हैं। शंकराचार्य इतने अभद्र नहीं हो सकते थे, और उस समय के विद्वान अपने मत के प्रचार के लिए चलते थे, ये दिग्विजय के लिए नहीं चलते थे। उन्हें कोई साम्राज्य नहीं फैलाना था, उनको अपने मत का प्रचार करना था। तो बात करने के लिए गए होंगे, जैसे ललितेश जी आए दिल्ली तो कहा कि चलिए नामवर जी से मिलते हैं, ऐसे ही शंकराचार्य गए होंगे। ये शास्त्रार्थ वगैरह की बात फिजूल है। आगे कि यदि भारती को ऐसा लगा कि अब ये हार गए, जिस मिथिलांचल की स्त्रियां आज भी स्त्री प्रसंग की, यौन प्रसंग की बात करने में आज भी अपने पति तक से उजाले में बात करने से परहेज करती हैं, संकेत में बात करती हैं, उस मिथिलांचल की स्त्री भारती, या कि उभय भारती, या कि सरस्वती, या कि शारदा, मंडन मिश्र जैसे, शंकराचार्य जैसे एक सन्यासी से यौन प्रसंग का सवाल कैसे किया होगा? और जब कर लिया तो शंकराचार्य कैसे वहां से आकर के फिर अमरूक के साथ शरीर में प्रवेश करके गए? आगे आए जरा कि इसके बाद जिस शंकराचार्य का निधन, इनकी बात माने तो 820 में, कुप्पू स्वामी की बात माने तो 664 में चले गए, निधन हो गया। जो शंकराचार्य बेचारे क्या क्या अपने संन्यस्त जीवन के लिए क्या क्या नहीं किया, अपनी माँ की लाश अकेले कंधे पर लाद कर चलाया, किसी ने सहयोग नहीं दिया, वैसे सन्यासी को इन्होंने परिस्त्रीगामी तो बनाया ही। और आगे जब 664 में या 820 में शंकराचार्य की मृत्यु हो गई, वह शंकराचार्य फिर आकर अभिनव गुप्त से, जिनका समय 975 से 1025 माना जाता है, और अभिनव गुप्त तो जीते जागते उदाहरण हैं, अभिनव गुप्त से शास्त्रार्थ करने में 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में शंकराचार्य कैसे उपस्थित थे? और इस किताब के अनुसार फिर कह रहा हूं, 11वीं शताब्दी में उज्जैन वासी एक भट्ट भास्कर से भी शास्त्रार्थ करा दिया। अब ये 7वीं शताब्दी के शंकराचार्य 11वीं शताब्दी के भट्ट भास्कर से उज्जैन में उनके घर पर जाकर ये शास्त्रार्थ कराए, और जो भाषा लिखी है शंकराचार्य जैसे विद्वान, वैसी भाषा की तो कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसी भाषा विद्यारण्य स्वामी की हो सकती है। और ये इस विद्यारण्य स्वामी ने इस किताब में यह भी लिखा कि अभिनव गुप्त से शास्त्रार्थ करने के कारण और अभिनव गुप्त को हरा देने के कारण, चूंकि अभिनव गुप्त तंत्र विद्या के विशेषज्ञ थे, उन्होंने इनको भगंदर रोग करा दिया, और शंकराचार्य जैसे निविष्ट सन्यासी की मृत्यु, उनका अंत इस विद्यारण्य स्वामी ने इतने घृणित रूप में कराया कि इस किताब को देखकर किसी भी व्यक्ति को देखने से ही लज्जा आती है, पढ़ने वाले को तो और भी अधिक लज्जा आएगी, और इस किताब का समर्थन करने वाले लोगों को उससे भी अधिक लज्जा आ सकती है। एक प्रसंग इसमें और कह रहा हूं कि शंकराचार्य के गुरु इस किताब में बताए गए हैं गोविंद भगवत पाद, जो गौरपादाचार्य के शिष्य थे, और उनका काल है, ये इतिहास प्रमाणित तथ्य है कि उनका काल है 600 से 670 का समय। इस किताब में
बिना मतलब के हर चीज को भगवत स्वरूप देने के लिए इस किताब में गौड़पादाचार्य को व्यास का पुत्र कह दिया गया, जबकि कह चुका हूं कि व्यास का समय 31 ईसा पूर्व 3140 से 900 के बीच झूल रहा है। इतने सारे फांक जिस चीज में हो। हाँ, एक प्रसंग और है इस किताब में कि उभय भारती को, ये इनका नाम शंकरा, ये मंडन मिश्र का एक नाम इन्होंने और भी दिया है, मंडन मिश्र का विश्वरूप। उभय भारती ने जब विश्वरूप के बारे में सुना तो उनसे विवाह करने के लिए उभय भारती एकदम से उमड़ पड़ी और विरहाग्नि में रहने लगी और पिता से कहा कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। और तब उभय भारती के पिता विश्वरूप के घर गए और तब उनसे विवाह करवाया। ऐसा 7वीं शताब्दी में किसी मैथिलानी से संभव नहीं था। इसलिए सुनने वाले मित्रों, यह किताब जिस मंडन मिश्र के बारे में लिखी गई है वह किताब इतिहास नहीं है, वह मंडन मिश्र विद्यारण्य स्वामी की एक कल्पना है। और वह माहिष्मती हमारी महिषी नहीं है, वह महिषी मध्य प्रदेश में है। आप भूल से भी यह मानने की चेष्टा न करें कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का कभी शास्त्रार्थ हुआ। दोनों का मत एक था, अद्वैत वेदांत। दोनों का रास्ता अलग था, एक का प्रवृत्ति मार्ग, एक का निवृत्ति मार्ग। और जिस चीज पर मंडन मिश्र की स्पष्ट मान्यता थी कि किसी जगह हम कई तरह से जा सकते हैं, यहाँ से हमें कनॉट प्लेस जाना हो तो हम अपनी गाड़ी से जा सकते हैं और बस से जा सकते हैं, और हम हवाई जहाज, यहाँ से पटना जाना हो तो हम ट्रेन से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं। जाने का तरीका, जाने के तरीके से उद्देश्य बाधित नहीं होता। और किसी भी समय मंडन मिश्र का रास्ता ही, मार्ग ही अलग था। ब्रह्मसिद्धि, इन्होंने ब्रह्मसिद्धि लिखी, उन्होंने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की। हमारे मैथिल बंधुओं को यह भी एक भ्रम है, बहुत सारे मैथिल बंधु कहते फिरते हैं कि ब्रह्मसूत्र शंकराचार्य की किताब है। नहीं है, यहाँ तो बैठे सारे विद्वान समझ ही रहे हैं, ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया शंकराचार्य ने। तो ये इन सभी प्रसंगों के साथ मैं एक बार अपने मैथिल बंधुओं को जगाना चाहता हूँ, उन सारे पंडितों को जो अपने स्वार्थवश मंडन मिश्र जैसे धरोहर को खो रहे हैं। और दूसरों में ये कुछ तो आया है कि ऐसा भगीरथ प्रयास आपके अलावा मिथिला में और कहीं नहीं दिखता। अच्छा, ये कैलाश जी के लिए है। तो ये बात, ये मैं मैथिल बंधुओं से यह निवेदन करना चाहता हूं। ये मैसेज आपके लिए प्रोफेसर साहब, अच्छा। ये मैसेज आपके लिए भी है। See, you are an eye opener for the people who wanted to know about the entire deliberation between Mandana and Jagat Guru Shankaracharya. So he is telling me. जी। हाँ, तो मैं ये इस अपनी पूरी बातचीत में मैं यही अपने सारे श्रोताओं से और सारे मैथिल बंधुओं से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे दादा बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़ते थे। यह लगाम दिखाने से नहीं होगा, हमें घोड़े को पहचानना होगा। हम अपने आइकन को, अपने नायकों को हम पहचाने, हम जाने। हम अपनी संस्कृति पर गर्व जरूर करें, लेकिन अपनी संस्कृति को जानकर गर्व करें। अंग्रेजों की तरह जैसा यहाँ इंग्लैंड वासी आए और बिना मतलब अपने बेवकूफाना ये पर अहंकार पर फूले रहते थे कि भारत उनके सामने रस्टिक है, वर्नाकुलर है, जिसको उन्हीं की किताब से, उन्हीं के विद्वानों की लिखी किताब से का अनुवाद करके भारतेंदु ने दिखा दिया मर्चेंट ऑफ वेनिस से कि भाई तुम बिना मतलब के हमें क्रूर और बैकवर्ड और पिछड़ा और रस्टिक और वर्नाकुलर मत कहो।
भारत में भी कर्ज दिए जाते हैं, लेकिन भारत में कर्ज के बदले कलेजे का मांस नहीं मांगा जाता है। और ये देखो कि हम तुम्हारी किताब का अनुवाद करके अपने भारतीयों को बता रहे हैं कि कर्ज देकर समय पर कर्ज नहीं चुकाने से कलेजे का मांस तुम्हारे यहाँ मांगा जाता है। इस सब तरह के लोगों ने जिस तरह का भ्रम फैलाया है, इससे इन्होंने कोशिश की है शंकराचार्य को बड़ा बनाने की, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कोशिश से इन्होंने शंकराचार्य को छोटा करके स्वयं को बड़ा बनाने की चेष्टा की। शंकराचार्य या कि मंडन मिश्र विद्यारण्य स्वामी जैसे कुटिल बुद्धि के लोगों से न महान हो सकते न छोटे हो सकते। हमारे लिए शंकराचार्य भी महान हैं और हमारे लिए मंडन मिश्र भी महान हैं, मगर हमारे मंडन मिश्र महान हैं। उस मंडन मिश्र को मैं नहीं पहचानता जिसको विद्यारण्य स्वामी के शंकराचार्य ने पराजित किया, शिष्य बनाया और अपने पीठ पर ले गए, जबकि आज प्रमाणित हो चुका है कि वे सुरेश्वराचार्य कोई और थे, कोई किसी और तरह की रचना, उनकी रचनाओं से प्रमाणित हो चुका है। तो मैं विद्यारण्य स्वामी के शंकराचार्य को नहीं पहचानता, विद्यारण्य स्वामी के मंडन मिश्र को नहीं पहचानता। हमारे मंडन मिश्र हैं और हमारे आचार्य विद्वानों, जरा अपने मंडन मिश्र को पहचानने की आप चेष्टा करें। और फिर अभी तो इतना ही, आगे बात होगी तो और बात करेंगे।